students, welcome to lecture number 2 of the Indian Contract Act 1872। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और आपने ऑफर क्या होता है ये नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ पहले जाके लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करें सो दैट विल गेट टू नो कि व्हाट एक्सेप्टेंस इज, राइट। तो आज हम कवर करेंगे एक्सेप्टेंस। लास्ट क्लास वी कवर्ड ऑफर। नाउ नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मैम acceptance क्या definition? We all know what acceptance is about, right? But let's study what law says. तो section 2 clause B, जैसा मैंने आपको बताया था last class में कि section 2 is for definitions. It states when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. Okay, so just like we always do, हम इस पूरी डेफिनेशन को तोड़ेंगे एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाहता है लॉ हमसे, राइट। तो चलो, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स जो है वो अपना घर वाई को बेचना चाहता है फॉर 50 लाख। यहाँ पे प्रपोजल दिया गया वाई को, प्रपोजल स्लैश ऑफर। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों फर्स्ट क्लास में ऑफर पढ़ लो। इफ यू नो व्हाट ऑफर और प्रपोजल इज, एक्सेप्टेंस तभी समझ आएगा। तो ऑफर पता है हमें, एक्स ने ऑफर किया वाई को कि हम आपका घर बेचेंगे, अपना घर बेचूंगा मैं 50 लाख में। तो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है वाई को। अब द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, इस एग्जाम्पल में वाई सिग्निफाइज हिज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, कंसेंट स्लैश असेंट। अगर वो बोलता है कि हाँ आई एम ओके, आई विल बाय योर होम, तो हम कह सकते हैं कि वाई ने जो है अपना कंसेंट दे दिया है उस प्रपोजल को जो एक्स ने दिया था उसको। अब जब वाई ने सिग्निफाई कर दिया अपनी कंसेंट राइट ऑन दैट प्रपोजल, दैट मीन्स प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। एंड जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वो ऑफर बच्चों, वो प्रपोजल ऑफर नहीं रहता, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सो आई डोंट थिंक एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में कुछ ऐसा था जो हमें समझ नहीं आया। एक बार अब फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। When the person to whom proposal is made, यहाँ पे by signifies his assent thereto, यानी अपनी consent दे दी by ने, yes yes I will buy your home Mr. X for 50 lakhs, तो proposal is said to be accepted, यानी थप्पा लग गया acceptance का, proposal is accepted। और जब ये हो जाता है तो वो proposal और वो offer जो है promise बन जाता है, right? याद रखेंगे what is a promise? An accepted proposal, accepted offer is a promise। चलिए जी, अब हमने ऑफर पढ़ा और हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये रिश्ता क्या है बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक सर विलियम एंसन होते थे किसी पुरानी सदी में और वो बोल गए, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मैम एक सेकेंड, व्हाट डिड ही से? तो मैं बता दी हूँ बच्चों, ये है एक ट्रेन, छुक छुक गाड़ी, राइट। एंड दिस छुक छुक गाड़ी इज फुल ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल विच इज द गन पाउडर, ऑलराइट। अब जब इस छुक छुक गाड़ी पे एक लाइटेड मैच स्टिक आके गिर गई तो क्या होगा? एक्सप्लोजन, राइट। तो अब ये छुक छुक गाड़ी इज द ऑफर and ये lighted matchstick is acceptance. The moment this lighted matchstick comes into contact with this train, जैसे ही ये matches आकर इस ट्रेन पे गई तो explosion हो जाएगा, boom blast। तो what does it want to say? कि भैया जैसे ही एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई अब वापसी नहीं है, अब आप इस चीज से बाउंड हो गए हो। अब आप नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ जी, नहीं अब तो धमाका होना है तो होके ही रहेगा। अब सारी चीजें ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं जा सकती पहले। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू से कि जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गई ऑफर को, आपका रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप बोलो कि नहीं अब मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ, नहीं भाई नहीं, नाउ इट कैन नॉट हैपन। यानी ये लीगल रिलेशनशिप बाउंड कर सकते हो आप उस आदमी को। अब आपने यस बोल दिया, अब वो वापस नहीं जा सकता कि नहीं ये मेरा ऑफर नहीं है। अब ये तब तक हो सकता है जब तक ये गन पाउडर यहाँ पर है, राइट। अब मान लो ये गन पाउडर इस ट्रेन में नहीं होता तो कैंडल आ जाती तो क्या होता? मैच स्टिक आ जाती तो क्या होता? नथिंग।
इसके कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस जब तक इस गन पाउडर तक पहुंचे, उससे पहले अगर आपने गन पाउडर निकाल दिया, यानी अगर आपने एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर दिया, तो आप लाइबल नहीं रहोगे। बट जैसे ही भैया एक बार ये माचिस आगे आपके गन पाउडर के कॉन्टैक्ट में आ गई ना इस ट्रेन में, देन देयर इज नो गोइंग बैक। ठीक है जी। तो ये जो विलियम एंसन कह गए थे, उससे हमें क्या बातें पता चली अबाउट इट, कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाता है, हमने पढ़ा कि वो ऑफर अब ऑफर नहीं रहता, प्रॉमिस बन जाता है। दैट एक्सप्लोजन इज प्रॉमिस। और अब इट इज टू लेट टू रिवोक इट। अब आप भैया अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते, बिकॉज वो ऑफर रहा ही नहीं, वो तो अब प्रॉमिस हो चुका है। प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा। वादा निभाए बिना आप अब वापस नहीं जा सकते। ठीक है जी। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि एक ऑफर जो है ना, जब तक, मैंने आपको बोला गन पाउडर आप हटा सकते हो, यानी तब तक आपका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तब तक यू आर नॉट लीगली बाउंड, बिकॉज वो ऑफर है, वो प्रॉमिस थोड़ी नहीं है। ऑफर तो वापस ले सकते हो आप, बट जैसे ही प्रॉमिस बन गया तो फिर एक लीगल रिलेशनशिप आ जाएगा। जैसे ही ऑफर में एक्सेप्टेंस लग गई, तो फिर अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। इट विल क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज, राइट, ऑफरी एंड ऑफरर। आई होप आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब आपसे कोई भी पूछे, आप बता सकते हैं कि सर विलियम एंसन क्या कहना चाहते थे वो ट्रेन और मैचस्टिक के एग्जाम्पल से, राइट जी। चलिए अब हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस तो है, राइट, बट क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं है? बिकॉज देखो, लॉ में चीजें समझा दी जाती हैं, बट उसकी वैलिडिटी साथ भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि कल को कोई झगड़े हो, लड़ाई हो, कोई XYZ सिचुएशंस आए, तो हम लोगों को पता चले कि वो लॉ में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेंस तो है, बट इफ इट इज वैलिड और नॉट। तो सबसे पहला रूल, एक्सेप्टेंस जो है वो वही पर्सन देगा टू हुम ऑफर इज मेड। कोई दूसरा इंसान जो है वो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। यानी अगर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो वाई जो है वही एक्सेप्टेंस देगा। जेड आकर नहीं बीच में कूद पड़ेगा, नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब इसके लिए बड़ी प्यारी केस स्टडी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको समझ लो। इसी के रिगार्डिंग केस स्टडीज आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। ठीक है जी। तो बोल्टन वर्सेस जोन्स। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाती हूँ। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस केस वाज, अब हम जाते हैं आज से 2 महीने पहले की बात करते हैं। सो देयर इज दिस अंकल जिनका नाम है ब्रोकलहर्स्ट। सो ब्रोकलहर्स्ट इज द व्यापारी, बिजनेसमैन। इनका अपना स्टोर है, आप कोई भी कर लो, अपैरल्स का स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो अभी मंदी चल रही है स्टोर में, एंड ही डजंट हैव मच मनी इन हैंड। तो ब्रोकलहर्स्ट जाते हैं अपने नोन के पास जो है मिस्टर जोन्स, राइट। सो नाउ यू कैन सी मिस्टर जोन्स, क्या कैप वैप एंड एवरीथिंग, ही इज हैविंग चश्मा वश्मा, लॉकेट वॉकेट, गोल्ड का देख लो। तो मिस्टर जोन्स जो है अमीर आदमी, ब्रोकलहर्स्ट को पता है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज क्या आप अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा पैसा मुझे दे दोगे। यानी इन अदर वर्ड्स, ब्रोकलहर्स्ट जो है वो लोन मांगने गया है जोन्स से। और जोन्स ने बोला हाँ हाँ पैसा ही पैसा अपने पास, कोई बात नहीं, तू ले ले, तू रख, तू वापस कर दियो ऑन दिस इन दिस कंडीशन, नो प्रॉब्लम, जब तेरा हो तो वापस कर दियो। ऐसे ऐसे बोल के जोन्स भाई, दिलदार भाई ने ब्रोकलहर्स्ट को दे दिया जी लोन। अब होता क्या है, आज की डेट पे ब्रोकलहर्स्ट ने लोन तो ले लिया, तब भी वो अपना बिजनेस रिवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, ये था बेचारे ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस। अब इतना मंदियों में चल रहा बिजनेस, उसने बोला नहीं जी मेरे को नहीं करना। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा विथ मिस्टर बोल्टन कि भैया ये लो मेरा बिजनेस, ये लो बेच दिया मैंने मेरा बिजनेस आपको, और मेरे को पैसे दे दो, जितनी भी इस बिजनेस की आपने वैल्यू लगाई है, जो भी दाम लगाया है स्टोर का, स्टोर के अंदर सामान का, प्लीज आप मेरे को दे दो, और मेरे को इस मंदे बिजनेस से रफा दफा करो। तो बोल्टन को लगा नहीं नहीं मैं चला लूंगा ये बिजनेस, मेरे को बड़े बिजनेस चलाने आते हैं, तो क्या चीज़ है, तो ले लेता है बोल्टन। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने तो बिजनेस दे दिया बोल्टन जी को, और ये सेम डे पे 2 महीने पहले की बात याद आ जाती है मिस्टर जोन्स को। अरे यार दिलदार तो बन के मैंने पैसे दे दिए, और ये ब्रोकलहर्स्ट है ये तो वापस ही नहीं कर रहा है। तो बोला छोड़ो, ब्रोकलहर्स्ट के पास तो स्टोर है ना, तो मैं काम करता हूँ उसके स्टोर से ना अपने जितने मैंने उसको पैसे दिए हैं ना उसका सामान ही मंगा लेता हूँ। तो वो एक लेटर भेजता है टू द स्टोर मेंशनिंग आई वांट दीज एंड दीज गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट दिस एड्रेस।
दिस इज जोन्स। अब ब्रोकलहर्स्ट जी तो टाटा बाय बाय करके जा चुके हैं, हु इज हैंडलिंग द बिजनेस? बोल्टन। बट ये बात जोन्स को तो पता ही नहीं है। जोन्स ने तो बोला ब्रोकलहर्स्ट को, क्योंकि उसके पास उसके पैसे पड़े हैं, उसने बोला पैसे नहीं दे रहा तो मुझे सामान दे दे भाई। उसने लिख के दे दिया कि प्लीज सेंड मी दीज गुड्स एट दीज एड्रेस, ठीक है। बोल्टन के पास है, उसने बोला वाह जी वाह, ये बोल रहा धंधा नहीं चल रहा, ये देखो गुड्स का ऑर्डर भी आ रखा है। तो बोल्टन क्या करता है, अब पेमेंट टर्म्स नहीं लिखे, उसने मान लिया कि हाँ अभी गुड्स जाएंगे, बाद में इनवॉइस दूंगा, पैसे दे देगा मेरे को। तो बोल्टन भाई क्या करता है, सामान भिजवा देता है जोन्स को। अब आता है वसूली करने की बारी। जोन्स बोलता है भाई कौन सी वसूली, उधारी थी मेरी तो। वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता कौन सी उधारी थी, किसके साथ उधारी थी, ब्रोकलहर्स्ट ने बिजनेस मेरे को दे दिया और मैंने आपको गुड्स दिए हैं। उसने बोला पर मैं ना आपको जानता ना मैं कुछ जानता, मेरे को तो अपने पुराने डेट्स जो थे इतने 2 महीने पहले लेके मेरे पैसे नहीं दिए, वो सेटल करने थे। अब बोल्टन मानने कोई रेडी नहीं है। जोन्स बोल रहा नहीं, अब हम जाएंगे भैया इन द कोर्ट ऑफ लॉ और वही डिसाइड करेगा, क्योंकि हम दोनों अब नहीं सुलझ पा रहे हैं इस मैटर को। मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा बिकॉज ऑलरेडी ब्रोकलहर्स्ट के पास मेरे पैसे थे। तो कोर्ट बोलता है कि भैया जोन्स ने ऑफर किसको किया, ब्रोकलहर्स्ट को। तो ब्रोकलहर्स्ट वाज द पर्सन हु वाज टू एक्सेप्ट द ऑफर, ना कि मिस्टर बोल्टन, यू वर द पर्सन, राइट। तो आपने तो जो ऑफर आपको मिला ही नहीं था वो एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेंस तो वैलिड ही नहीं है, तो ये प्रॉमिस ही नहीं हुआ। तो अब कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। गॉट माई पॉइंट? यानी भैया एक्स को ऑफर हुआ है, वाई को ऑफर हुआ है, तो एक्स या वाई ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई ABCD आके नहीं करेगा। डन। सो दिस इज द शॉर्ट समरी। तो आई विल बी अटैचिंग द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो भैया जब भी टाइम लगे, ये पिक्चर से नहीं समझ आए तो प्लीज रीड इट वंस, यू ऑल विल गेट टू नो, राइट। चलो जी, नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जो भी एक्सेप्टेंस है ना, आप उसको किसी कंडीशन के साथ मत डाल के दे देना, जो है वही है। ऑफर अगर हुआ है कि मुझे 100 रुपए में ये वाला आप वॉच दे दो, तो आप उसे वॉच के बदले 100 रुपए ही दोगे और वही वॉच दोगे, ना आप वॉच चेंज करने को बोलोगे, ना आप 100 रुपए की जगह 80 रुपए करोगे, ठीक है जी। क्योंकि प्रपोजल जो है वो उसी फॉर्म में एक्सेप्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं जी, ये है हमारे मिस्टर राम, ये है हमारे मिस्टर श्याम। अब मिस्टर राम के पास एक खटारा गाड़ी है, अमीर आदमी है, वो कहता है नहीं मैं वैगनर नहीं चलाऊंगा, अब मैं लूंगा कोई बढ़िया सी क्रेटा टाइप्स। तो राम जी की जो पुरानी सी वैगनर टाइप्स गाड़ी है, आई डोंट नो इफ इट कम्स इन रेड और नॉट, ओके। तो राम जी सोचते हैं कि चलो जी श्याम जी, आप अभी यू जस्ट स्टार्टेड, इतनी सैलरी वैलरी नहीं होगी, आप मेरे से मेरी गाड़ी ले लो 2 लाख में। अब श्याम जी बोलते हैं यार मेरे पास सेविंग्स तो पड़ी है पर इतनी नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं ना एक चेक दे देता हूँ आपको 50K का, आपको मैं बाद में पेमेंट करूंगा, 1.5 लाख मेरे से अभी ले लो, 6 महीने बाद दे दूंगा और 1.5 लाख मेरे को आप ये लो, चेक मैं आपको भिजवा रहा हूँ बैंक का, अब मेरे को पैसे दे दो। अब बताओ क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं बच्चों नहीं, बिकॉज उसने बोला गाड़ी लो 2 लाख में लो, गाड़ी लेने को मान गया, बट इसने कंडीशन लगा दी कि भैया ये इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, एक साथ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जबकि अब जिस बच्चे ने पिछली क्लास में मेरा काउंटर ऑफर पढ़ा था, वो बच्चा जरूर बता देगा कि मैडम ये चीज तो काउंटर ऑफर है, क्योंकि उसने टर्म्स चेंज कर दी, तो पहला वाला ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये तो पूरी स्टोरी बदल गई मैम। तो यानी पहला ऑफर जब एग्जिस्ट ही नहीं करा तो उसको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, राइट। सो आप अगर कोई भी कंडीशन लगा दो किसी भी फॉर्म की, भैया तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी वैलिड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इम्प्लाइड चीजें होती है। अब जैसे बोले कि अब ये कंडीशन तो ठीक है, मैं बोले हाँ मैं गाड़ी ले लूंगा बट मुझे RC दे दियो साथ में गाड़ी की, अब ये कंडीशन है? अरे नहीं यार, क्योंकि उसको टाइटल तो चाहिए ना द कार। तो ऐसी कंडीशन जो कि होनी ही चाहिए, एज लॉ भी उसको बोलेगा कि नहीं दिस इज तो टू बी डन, दिस इज टू बी अकम्पनीड इवन इफ इट इज रिटन और नॉट, तो वो कंडीशन चाहे वो लिख के दे दे, बोल के दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसी कंडीशंस जो कहीं लिखी नहीं है या जो अपने आप ही ये नई टर्म्स पे ला रहे हैं, तो दिस इज अ काउंटर ऑफर, दिस इज द रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। तो जब ओरिजिनल ऑफर ही नहीं है उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल सकती, ठीक है जी।
वैलिड एक्सेप्टेंस का रूल नंबर 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें खत्म करना है तो एक्सेप्टेंस जो है वो ऐसी फॉर्म में हो कि सामने वाले को नोटिस हो और सीन हो। ऐसा नहीं है कि हाँ अपने मन मन में सोच लिया कि हाँ हाँ किरण तू मेरी है, तू मेरी है, तू हाँ कर ना कर, तू मेरी है। नहीं जी, ऐसे नहीं होता है। किरण को बोलना पड़ेगा यस। ओके, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज सप्लायर कंपनी ऑफ कोल, ठीक है। एंड ये सप्लाई करना चाहती है कि भैया मेरा एक कोल का है ना, आप किसी और से मत लेना, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बात चल रही है रेलवेज और इनके साथ, तो ये टर्म्स में है कि आप मेरे से ही कोल लेना, जो आपकी छुक छुक गाड़ी में चलेगा ना वो कोल आप प्लीज मेरे से ही लेना, रिटेन करो। तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के ना वो मैनेजर ऑफ रेलवेज को भेज देती है, ठीक है, सप्लाई ऑफ कोल के रिगार्डिंग। मैनेजर ऑफ रेलवे यार, इतना बड़ा आदमी, इतनी ट्रेन का सब उसको देखना कहाँ कैसे क्या, तो उसने क्या करा, जल्दी जल्दी में बोला हाँ ठीक है भैया ये अप्रूव्ड, और मैं ड्रॉन में रख देता हूँ, कल दे दूंगा अपनी सेक्रेटरी को, डाल देगी वो, कर देगी सब। अरे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, वो ओवरसाइड के चक्कर में ड्रॉन में ही पड़ा रहा। अप्रूव्ड तो लिख दिया उसने ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे, बट उसका करना क्या है, सामने वाली सप्लायर कंपनी को तो पता ही नहीं चला। अब कल को आप जाके कोर्ट केस कर दो कि नहीं कोल कंपनी ने मेरे को सप्लाई नहीं किया। अरे आपने बताया उनको, नहीं बताया ना, तो जब तक एक्सेप्टेंस आपकी कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक वो वैलिड ही नहीं है। कम्युनिकेशन इज मस्ट टू गेट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, चलो जी। नंबर 4, प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। अब अगर किसी ऑफर में लिखा हुआ है कि इस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि एक्सेप्टेंस 7 दिन में दे दो बाय स्पीड पोस्ट, मगर ऑफर ही जाता है भैया हाँ मैं ईमेल ढूंढता हूँ उसकी ऑनलाइन, मैं नहीं जा सकता पोस्ट ऑफिस, नहीं 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 मैं तो ईमेल पे ही डाल दूंगा, गूगल करता है ईमेल आईडी देखता है, चलो जी डाल दी। आपको बोला गया था भैया, आपको ए बोलोगे आप बी थोड़ी ना करोगे, है ना जी। तो फिर साफ साफ बात है, एक्सेप्टेंस जो है अगर मोड लिखा हुआ है, जिस मोड में, उसी मोड में आपको रिप्लाई करना है कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर, है ना जी। चलो, वैलिड एक्सेप्टेंस का रूल नंबर 5, अगर एक टाइम लिमिट दी हुई है उसी में देना है। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल ही देखा, 7 डेज बोला था, तो भैया 7 दिन के अंदर अगर आपने अपना स्पीड पोस्ट नहीं करवाया तो फिर आपका एक्सेप्टेंस वोंट बी वैलिड, है ना। 10 दिन बाद आप जागते हो और जाते हो पोस्ट ऑफिस, चलो भैया पोस्ट ऑफिस चलते हैं, मेरे से तो काम हुआ नहीं, नहीं जी नहीं, लिखा हुआ है तो 7 दिन में होगा। इसको हमने एक वो भी पढ़ा था, इसका नाम, अगर ऑफर वाली क्लास पढ़ी है तो प्लीज बताओ, आई एम वेटिंग, कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर, है ना, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो आपको उसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक्सेप्टेंस देनी होती है। अब लिखा हुआ है कि अगर टाइम नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब जैसे एक सब्जी वाला है, उसने बोला कि भैया ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट्स वाला सब्जी वाला, ठीक है, तो ये आप मेरी खरीद लो इन 100 रुपीज, 500 रुपीज, ओके। अब ये बात उसने मेरे को बोली, आज मेरे पास ये बास्केट है, अब मैं आती हूँ भैया 5 दिन बाद, मेरे को याद आया अरे हाँ बास्केट के बारे में बोल रहा था, मैं ले लेती हूँ अब तो बहुत महंगी हो गई है। तो भैया नहीं, वो ऑफर उसी दिन था। अगर आप बोलोगे कि मैं 5 दिन बाद जाके बोलूँ, भाई पेरिशेबल आइटम्स है, नहीं बची वहां, वो जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ऑफर करा था उसने मुझे उस दिन, वो ऑब्जेक्ट अब है ही नहीं वहां पे, राइट। अब रूल नंबर 6, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। यानी आपकी चुप्पी जो है, अगर आप नहीं बोल रहे, आप एकदम बुत बाबा बन के बैठे हो कि भैया नहीं बताना मैंने आंसर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर दिया है ना। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया, नहीं होता भाई ऐसे, लॉ की लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कहना पड़ेगा वरना लॉ नहीं सुन रहा है। तो मान लो कि आप शांत बैठे हो, आपका ऑफर जिसको आपने ऑफर किया मैडम शांत बैठी है, तो आप मान लो कि हाँ हाँ ये तो चुप, silence is an answer. No बच्चा, it's not an answer. When it is coming to the law you need to answer, right? But इसकी भी एक्सेप्शन है, आपकी साइलेंस को यस तब बोला जाएगा अगर आपका कुछ ऐसा प्रीवियस एक्ट था, ऐसा कोई प्रीवियस कंडक्ट था जिसका मतलब था कि हाँ भैया ये तो एक्सेप्टेंस है।
अब इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, मॉड्यूल से ही है, अखबार वाला आता है, अखबार वाला, हाँ जी। तो अब मिस्टर गगन थे, उन्होंने सब्सक्राइब करा न्यूज़पेपर के लिए, 1 महीने के लिए बोला, कोई भी एजेंसी कंपनी से, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बड़ा बढ़िया IAS वाईएएस बनना चाहते, तैयारी कर रहे थे, तो उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया 1 महीने का। अब कंपनी ने बोला कि ठीक है, हमारे पास कुछ आया तो है नहीं, आगे चलाना नहीं चलाना, चला के देखते हैं। अब ठीक है जी, 5 महीने बीत गए, रोज गगन जी के घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, और गगन जी भी रोज न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। अब क्योंकि पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, उनका प्रीवियस कंडक्ट यही था। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि जब कंपनी ने बिल भेजा, ना जी ना, मैं नहीं पे करूंगा, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं। अरे भाई, बोला नहीं, बट आपका कंडक्ट तो यही था ना, आप मेरा न्यूज़पेपर ले रहे हो, पढ़ रहे हो, पहले भी ले रहे थे, पढ़ रहे थे और पे कर रहे थे। 5 महीने हो गए, आई एम शेयरिंग यू द न्यूज़पेपर्स एंड यू हैव नॉट डिनाइड कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा जी। तो मिस्टर गगन जो है, IAS बनना है, माना रिजल्ट नहीं आया होगा पॉजिटिव, तो न्यूज़पेपर वाले पे गुस्सा मत निकालो यार, अगली बार ट्राई करो, हम CA वाले बच्चे भी करते हैं। तो मिस्टर गगन, यू विल बी लाइबल टू पे, क्योंकि आपने यूज़ किया है न्यूज़पेपर, तो उसको हमने मान लिया कि भैया दिस इज द एक्सेप्टेंस, राइट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि भैया चुप्पी भी आपका आंसर हो सकती है जब आपका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा रहा है, राइट। चलिए, अब दिस विल बी आवर रूल, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, दिस इज आवर लास्ट रूल, ओके। तो अब मैंने इसे बोला कंडक्ट से, ठीक है, बट वो प्रीवियस कंडक्ट होना चाहिए व्हेन यू आर साइलेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक कॉबलर है, ठीक है, ये जाके बैठा हुआ है, जूते ठीक कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये क्यूट सा लिटिल सा कॉबलर। अब अगर आप इस कॉबलर का, अभी इसका बैठना ही, ठीक है, ब्रश पॉलिश के साथ, और आपने उसको शूज दिए, तो इसका मतलब कि भैया यू आर एक्सेप्टिंग। एक कुली है, वो आया, आप ट्रेन से उतरे, भरी दोपहर में, नहीं उठाया जा रहा भाई सामान, कुली जी आते हैं, आपको लाल कपड़ों में दिखते हैं, आपका सामान उठाते हैं, फरिश्ता, मना ही नहीं करते हो आप, तो इसका मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर कोई भी परफॉर्मेंस है जिससे कि आपको दिख रहा है कंडक्ट से कि हाँ ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, एक बंदा है आपकी गाड़ी साफ कर रहा है ट्रैफिक पे, तो एक ऑफर है वो, और आप फिर उसके सामने से यू आर पेइंग हिम, राइट। तो किसी भी तरीके से, किसी भी कंडक्ट से, आपने शू ला के दिया, आपने कुली जी को बैग उठाने दिया, ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो योर एक्सेप्टेंस। बाद में नहीं बोल सकते नहीं नहीं तुम तो खुद आए थे, नहीं नहीं तुम तो यहाँ शू ब्रश लेके बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो, नहीं जी नहीं, ऑफर है, दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर, राइट। तो चलो बच्चों, आई होप आपको एक्सेप्टेंस और ऑफर का रिलेशनशिप एंड कब एक एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रिक्वेस्ट यू कि भैया सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और ऐसे लेक्चर्स लाऊं और आपकी हेल्प करूं, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू पास इन लॉ। और मुझे पता है लॉ इज बिट टिपिकल बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट बिफोर, but I promise you this is very simple. Just go through the notes, just keep watching and we'll make you all crack it, right? चलिए, धन्यवाद।